नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल। टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ बहुत तेज़ी से बदलती जा रही है, चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं और इसका असर जो है वो आपको जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी दिखना शुरू होगा। आज हम आए हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, आर्टेमिस में, और ये एक रोबोटिक मशीन है। ये रोबोटिक मशीन क्या करती है जानने के लिए हम बात करते हैं डॉक्टर IPS ओबरॉय से, जो कि चेयरपर्सन है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के आर्टेमिस हॉस्पिटल में। और सर, रोबोटिक का भी जो सारा सिस्टम है वो देखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू। आर्टेमिस हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना कई सालों से एक एंडेवर रहा है हम लोगों का, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी अब बहुत बढ़ने लग गई है। हमारे ओल्ड पेशेंट्स में नी आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, और क्योंकि एज के साथ सर्जरी के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आने चाहिए। जितनी जल्दी वो खड़े होकर चल पाएंगे, सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस बच जाती हैं। जितनी जल्दी वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो सबसे अच्छा होता है पेशेंट के लिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सर्जरी के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए आर्टेमिस हॉस्पिटल ने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का एक एंडेवर शुरू किया है। ये रोबोटिक सिस्टम है जो कि एक ऑटोनोमस मशीन है। मरीज़ का सर्जरी से पहले CT स्कैन करके, उसको एग्जामिन करके, उसके एक्सरे लेके एक डाटा बना के, हम पेशेंट का एक डाटा तैयार करके उसको सॉफ्टवेयर में पहले ही लोड कर देते हैं, और उससे एक प्रोग्रामिंग यानी प्लानिंग सर्जरी से पहले ही की जाती है कि इनके नी जॉइंट का क्या साइज़ रहेगा, उसके अंदर इम्प्लांट किस तरह फिट किया जाएगा, और उसके अंदर जो रिसेक्शन लेवल्स हैं यानी कि किस तरह वो जॉइंट के अंदर उसको क्लीन किया जाता है नया जॉइंट बिठाने के लिए। ये सारा डाटा हम सर्जरी से पहले ही प्लान करके मरीज़ के हिसाब से कस्टमाइज़ करके इसके अंदर हम फीड कर देते हैं। सर्जरी के दौरान जब हम सर्जरी करने लगते हैं तो इसका ये आर्म है, इसको रोबोटिक आर्म बोलते हैं, क्योंकि डाटा इसके अंदर फीड होता है और एज ए सर्जन हमारे हाथ में सारा कंट्रोल रहता है। हम इस रोबोटिक आर्म को घुटने में उस जगह पे भी पहुंचा सकते हैं जहां बहुत डेंजरस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहां हल्का सा भी हाथ इधर या उधर होगा तो इंजरी होने का खतरा रहता है। क्योंकि ये परफेक्ट आर्म है, ये थकती नहीं है, रोबोटिक आर्म है, और इसकी प्रिसीजन परफेक्ट है। ये हर वो जगह पहुंच के जॉइंट को उतना क्लीन करती है जितना हमारे को स्पेस चाहिए नया जॉइंट डालने के लिए। अलाइनमेंट जो कि चलने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, पैर टेढ़े नहीं होने चाहिए, सीधे होने चाहिए चलने के लिए। ये अलाइनमेंट इंश्योर करती है कि बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट हो। और क्योंकि इम्प्लांट ऐसे आके बैठता है जैसे मरीज़ को लगता है उसका घुटना नॉर्मल है, एक नॉर्मल फीलिंग आती है, और हम कोई भी सॉफ्ट टिश्यूज़ को डिसेक्ट नहीं करते, कोई कट लंबा नहीं लेते, छोटे कट से सर्जरी हो जाती है, तो रिकवरी बहुत फास्ट है। हमारे बुजुर्ग पेशेंट भी सर्जरी के अगले दिन आउट ऑफ बेड हो जाते हैं और 2 दिन में चलने लग जाते हैं। तो इस एडवांटेज है इस टेक्नोलॉजी का। सर, जैसे आपने बोला सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं और इसमें बहुत प्रिसीशन है। जनरली जब नॉर्मल तरीके से नी रिप्लेसमेंट किया जाता है तो शायद थोड़े से सॉफ्ट टिश्यूज़ भी उसमें कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं, तो क्या इससे वो प्रिसीशन है कि उसमें इस तरह की कोई चीज़ें नहीं रहती? इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसको हम हैप्टिक कंट्रोल बोलते हैं, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारे प्रोग्राम से बाहर जाएगी, रोबोट तुरंत रुक जाता है। यानी कहीं भी कोई ऐसी चीज़ जो कि डेंजरस, और वो पता है, फीड है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको पता रहेगा और हमारा डाटा फीड रहेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर्स को रुक जाना, वहाँ जाके रुक जाते हैं और वहाँ बहुत ही ध्यान से रिसेक्शन की जाती है। इसका मतलब है परफेक्शन है। हमारे जब सर्जरी के दौरान हाथ के अंदर कंट्रोल वो रोबोट ज़्यादा बेहतर कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, हाथ का हिलना, टेबल का हल्का हल्का हिलना, या सर्जरी के दौरान जब मशीन हिलती है, वो सारे फैक्टर्स इसमें निगेट हो जाते हैं। यानी जब हम रिसेक्शंस करते हैं, जब हम सर्जरी करते हैं, उसके जो प्लेन्स हैं बहुत अच्छे डिसेक्ट, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं इस केस में। सर, अभी स्टार्ट हो गया है या अभी अब स्टार्ट होने वाला, आने वाला? हमने ट्रायल पे रोबोटिक सर्जरीज की थी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वर्ल्ड वाइड आजकल रोबोटिक सर्जरीज सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल है और इससे आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट इतने ज़्यादा हैं कि हर बार मशीन नहीं मंगाई जा सकती। इट इज़ बेटर कि मशीन इन हाउस हो। ये सारा देखते हुए हॉस्पिटल ने ये एग्रीमेंट करी है और वी आर एबल टू गेट द बेस्ट रोबोट इन द वर्ल्ड, जिसका नाम क्यूबिस रोबोट है। ये एक ऑटोनोमस रोबोट है जिसके अंदर हम डाटा डालने के बाद ये आर्म इंडिपेंडेंटली चल के काम करती है और सर्जन को सर्जरी के दौरान प्रिसीजन देती है। थैंक यू सर, थैंक्स सर। जो ट्रेडिशनल अभी नी रिप्लेसमेंट होते हैं उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत लंबे सेशंस चलते हैं, बहुत समय तक। इसमें क्या फ़र्क होगा? एक तो ये, और दूसरा
एक्चुअली जो पेशेंट जिसको हम फुल्ली रिकवर्ड कहते हैं, जब वो अपना सब काम कर सके, बाहर भी जा सके, वो कितने समय में, रिकवरी टाइम में कितना डिफरेंस आएगा? देखिए, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज की जरूरत किसी भी सर्जरी के बाद होएगी। तो हम ये कहते हैं रोबोटिक सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं, ये गलत है। पर रिकवरी फास्ट होगी, यानी कि जिसने शायद 3 दिन या 4 दिन में आउट ऑफ बेड होना है, वो अगले दिन हो जाएगी। जिसको चलने और सीढ़ी चढ़ने में 8 से 10 दिन लगने हैं, अब वो चौथे 5वें दिन करने लग जाएगा। जिसको पार्क में जाने में 3 हफ्ते या 4 हफ्ते लगते हैं सर्जरी के बाद, वो करीब 2 हफ्ते में कर पाएगा। जिसको 1 महीना 1.5 महीना काम से छुट्टी लेनी है, अब वो 15 दिन छुट्टी लेके भी अपने काम पे वापस जा सकते हैं। रिकवरी करीब करीब दोगुना हो जाता है। पर हर मरीज अलग है, हर एक की बायोलॉजी अलग है। जो बहुत कमज़ोर है, जो बहुत वीक है, उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। जो बहुत चुस्त है, एक्टिव है, सर्जरी से पहले भी व्यायाम एक्सरसाइज करता रहता है, उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। बट मोर और लेस आपका जो रिहैबिलिटेशन का टाइम है तकरीबन आधा हो जाता है, तकरीबन। और क्योंकि रिकवरी फास्ट है ना, तो मोरल हाई होता है। मरीज को ये लगता है मैं तो खड़ा हो गया, मैं जल्दी चल पाया, मैं सीढ़ी चढ़ पाया। तो अंदर से जो आती है ना स्टिमुलेशन, आप 5 किलोमीटर भागो, आपको लगेगा मैं 6 भी भाग सकता हूँ। आप 5 भी ना भागो तो आपसे नहीं होगा। तो ये जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है ना, ये बहुत हेल्प करता है मरीज को आउट ऑफ बेड आने में, और उसको हेल्प करता है जल्दी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में। तो तकरीबन 50% टाइम लगेगा। पर इसका कहीं भी ये कहने का मतलब नहीं कि एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं। एक्सरसाइज फिर भी करनी पड़ेगी, 1.5 महीना 2 महीना करनी है, पर यू गेट आउट ऑफ बेड, सो मोरल हाई है ना, खुद लगता है कि मैं चल पड़ा, तो मन भी करता है एक्सरसाइज करने का। जो लेटा रहता है और दर्द में रहता है, उससे एक्सरसाइज भी नहीं की जाती। तो ये फ़ायदा ज़रूर है रोबोटिक टेक्नोलॉजी का, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू डैमेज नहीं होता ना, तो हम जल्दी उनको खड़ा करते हैं। क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू डैमेज ज़्यादा नहीं होता है, डिसेक्शन कम होता है, इसलिए पेन किलर भी कम खाने पड़ते हैं। तो पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, एक और डर है पेशेंट के दिमाग में कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इसमें क्योंकि डिसेक्शन कम है, सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा हैंडल नहीं किया जाता है, तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन किलर की ज़रूरत भी कम पड़ती है। तो इसलिए पेशेंट जल्दी से रिकवरी भी करता है और आउट ऑफ बेड भी जल्दी। और जो पेन किलर की साइड इफेक्ट है ऑब्वियसली वो भी कम हो जाते हैं। आपको हाई डोज पेन किलर नहीं देने पड़ते सर्जरी के बाद, तो उससे कार्डियक इश्यूज, किडनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, जल्दी रिकवरी।